स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपसे एक मैथ सॉल्यूशन के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान। हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि अगर कोई आवेश है, कोई निकाय है, निकाय का मतलब कोई वस्तु आप समझ सकते हैं, तो कोई अगर निकाय है और उस पर बहुत सारे आवेश उपस्थित हैं, तो उन अलग अलग आवेशों के कारण उसी निकाय के किसी एक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र का मान होता है वो कितना होता है, इसको हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आप हमारे साथ वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आपको ये टॉपिक स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ में आ सके, ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो, क्योंकि इस तरह के जितने भी डेरिवेशन होते हैं इस पर जो है आंकिक प्रश्न काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक निकाय है और उस पर बहुत सारे आवेश, जैसे कि मान लीजिए एक कोई आवेश Q1 है, एक दूसरा आवेश मान लेते हैं जो है Q2, एक तीसरा मान लेते हैं Q3, एक चौथा मान लेते हैं Q4, एक पांचवा मान लेते हैं Q5। इसी प्रकार से मान लीजिए Qn, यानी बहुत सारे आवेश हैं। n का मतलब हो गया बहुत सारे, नंबर ऑफ आवेश बहुत सारे हो सकते हैं। अब इन सभी आवेशों के कारण कोई एक बिंदु हम मानते हैं, उसी पर हमें बताना है कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है। तो ये पूरा एक निकाय हो गया, ये पूरा क्या है, एक निकाय है। अब हमें बताना है कि मान लीजिए एक कोई बिंदु यहाँ पर हम मान लेते हैं और इस बिंदु को नाम दे देते हैं P। अब इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र है उसी का मान हमें बताना है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, जो आपके ये आवेश हैं इसके और ये जो आपका बिंदु P है इसके बीच की दूरियों को पहले हम लोग ज्ञात करते हैं कि ये दूरियां कितनी है। तो मान लेते हैं कि जो Q1 आवेश है इससे जो इसकी दूरी है उसको हम लोग मान लेते हैं R1। Q2 जो है इससे इसकी दूरी को मान लेते हैं R2। Q3 जो है इससे इसकी दूरी को हम लोग मान लेते हैं R3। Q4 जो है इसके बीच की दूरी को हम लोग मान लेते हैं R4, और जो Q5 है इसके बीच की दूरी को हम लोग R5। Qn जो है इसके बीच की दूरी को हम लोग मान लेते हैं Rn। मतलब जो अलग अलग दूरियां हैं उनको हम लोग R1, R2, R3, R4, R5, Rn इस प्रकार से हम लोग मान लेते हैं। डॉट डॉट करके बहुत सारे आवेश हैं तो अब बहुत सारी दूरियां भी क्या होंगी, उनके बीच की होंगी, अलग अलग दूरियां होंगी। अब हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी आवेश होता है और वो किसी वैद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो उस स्थिति में उस पर जो होता है एक वैद्युत बल कार्य करता है। उस वैद्युत बल का मान हम लोग कूलाम के नियम में पढ़ते हैं, वो होता है हमारा 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R²। ये होता है हमारा वैद्युत बल का मान। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई एक वैद्युत क्षेत्र, एक कोई आवेश होता है, जैसे कि बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है, तो बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र का मान होता है वो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। वो होता है वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपान R²। ये सूत्र हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और इसी सूत्र का उपयोग करके हम यहाँ पर ये जो अलग अलग आवेश आपको दिए गए हैं इसके कारण इस बिंदु पर तीव्रता को ज्ञात करते हैं। तो जो हमने फिगर में बनाया पहले हम लोग इसको नोट कर लेते हैं कि आखिर ये चीजें हैं क्या। तो यहाँ पर लिखेंगे माना किसी निकाय पर n आवेश, जैसे आप लिख सकते हैं Q1 कामा Q2 कामा Q3 डॉट 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 Q1 स्थित हैं और उसी निकाय पर, आगे लिखेंगे उसी निकाय के बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अगली लाइन में लिखेंगे माना आवेशों से जो अलग अलग बिंदु P की दूरियां हैं, यहां पर लिखेंगे माना आवेशों से बिंदु P की दूरियां क्रमशः आप लिखेंगे R1 कामा R2 कामा R3 कामा R4 कामा डॉट 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 Rn है, तब उन आवेशों के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लिखेंगे क्रमशः
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो होगी आपकी E1। E1 किसके कारण है, तो E1 Q1 के कारण जो बिंदु P पर है वो E1 हो जाएगा, और जो आपका Q2 आवेश है इसके कारण बिंदु P पर E2 हो जाएगा। तीसरा E3 डॉट 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 आप लिखेंगे En है। ये सारी चीज़ें आप पहले नोट करेंगे। अब हम लोग जानते हैं, अगली लाइन में लिखेंगे, हम जानते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो आपने पढ़ा है कि E इज इक्वल टू होता है 1/4πε इंटू Q/r²। यहाँ पर ये क्या है, तो एक कांस्टेंट है, ये क्या है, आवेश है, और r जो है वो उस बिंदु के आवेश से दूरी होती है। तो यहाँ से अगर E1 का मान निकालेंगे तो E1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε इंटू Q1 अपान, यहाँ पर r क्या है, तो ये दूरी है, और Q1 की दूरी कितनी है, R1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे R1 का स्क्वायर। इसको आप समीकरण नंबर 1 बनाएंगे। इसी प्रकार करके आप लिखेंगे E2 का मान। इसी प्रकार E2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε इंटू Q/R2 का स्क्वायर। इसको आप समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। फिर डॉट डॉट करके आप लिख देंगे इसी प्रकार En। इसी प्रकार E3 E4 का मान भी आप लिख सकते हैं, तो हम डायरेक्टली लिखते हैं En के कारण। तो En इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε इंटू Q, यहाँ पर Q2 लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा Qn/Rn का होल स्क्वायर। इसको आप बनाएंगे समीकरण नंबर 3। तो यहाँ से हमें एक चीज मालूम है कि जो अलग अलग आवेश होते हैं उनके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो इस प्रकार से होती है, इज इक्वल टू 1/4π/Q/r²। अब हमें बताना क्या है, ये जो अलग अलग आवेश है इसके कारण जो टोटल आपका बिंदु P पर तीव्रता है इसी का मान हमें बताना है। तो अब लिखेंगे अगली लाइन से, अतः बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो किसी भी बिंदु पर जो टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका मान ज्ञात करने के लिए हम लोग एक थ्योरी पढ़े होते हैं, वो होता है आपका अध्यारोपण का सिद्धांत, जिसको हम लोग कहते हैं सुपरपोजिशन थ्योरी। तो यहां पर लिखेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, एक बार ध्यान से सुनिए कि किसी भी बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर अगर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, जो आपका वो बिंदु होता है उस पर जो अलग अलग आपके आवेश होते हैं तो उनके कारण जो अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होती है उन्हीं सभी का हम क्या करते हैं, सदिश योग करते हैं, और यही कहलाता है आपका अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से आपको यहां से मिल जाएगा E इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 प्लस En। तो ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, E1 E2 E3 और En का मान ला करके रखेंगे। तो यहाँ से अगले आगे बढ़ाएंगे इसको, तो आप लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1/4πε। E1 का मान हमने यहाँ पे ज्ञात किया है Q1/R1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा Q1/R1 का स्क्वायर प्लस E2 है तो E2 का मान हमने निकाला 1/4πε0, 1/4πε0 इंटू Q2/R2 का होल स्क्वायर प्लस E3 है तो E3 का मान भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि Q3 कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1/4πε इंटू Q3/R3 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस En है तो यहाँ से हो जाएगा 1/4πε0 Qn/Rn का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका एक सूत्र। अब यहाँ पे देखिए तो आप 1/4πε0, 1/4πε, 1/4πε और 1/4πε सभी में क्या है, कॉमन है। तो सभी में कॉमन है तो इसको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू, ये 1/4πε बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा Q1/R1 का स्क्वायर, Q2/R2 का स्क्वायर, Q3/R3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस Qn/Rn का होल स्क्वायर। और यही हो जाएगा आपका आवेशों के निकाय के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसी का सूत्र। यानी कोई एक आवेश, अगर आपको कोई एक वैद्युत निकाय दिया गया है तो उस पर किसी एक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आपको अलग अलग आवेशों के कारण कह रहा है तो आप इस सूत्र का उपयोग करके उस वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब आप
इससे पहले वाला जो टॉपिक होता है कि बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका मान, जो कि ये सूत्र, इसका डेरिवेशन अगर आप देखें तो आपको ये सूत्र बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर वेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।